तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यार, है ना। हम देखें यूट्यूब पर भैया इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं चलाओगे तो फेल हो जाओगे। तो भाई हमने भी डिसाइड किया कि अब बच्चों क्या करना है, क्लास 12th ट्वेल्थ नहीं बच्चे 10th, स्पीड कम कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको 4 to 3। तो क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? बताओ, पढ़ोगे साथ में पढ़ोगे ना? तैयार हो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ तैयार हो ना। तुम लोग कमेंट नहीं करते तो सच में बहुत दुख लगता है। जब वीडियो पब्लिक होता है ना, अपन लोग रिव्यू देखने के लिए जाते हैं ना, सच में बहुत बहुत भद्दा लगता है। बताओ, इस बार मिशन 19 को क्रैक करना है, इस बार मिशन 19 को क्रैक करना है और वो क्रैक करेंगे आप लोग, ठीक है। मिशन 19 क्या है, इसके बारे में एक वीडियो अभी आने वाला है, ठीक है। ये बोर्ड है ना। आज देखो भैया क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम सुन रखे हो, क्रोमैटिड सुन रखे हो, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज अपन लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, तो जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारा कुछ क्लियर है, आई एम विजिबल, मैं दिखाई दे रहा हूं, साउंड इज क्लियर, ठीक है। शुरू करें। देखो, हमसे हमारा आज पहला क्वेश्चन होगा कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में अंतर, ठीक है। क्या है, क्रोमैटिन, फिर क्रोमोसोम और क्रोमैटिड, ठीक है। बायोलॉजी क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिड क्या है ना। आइए भैया, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम फिर क्रोमैटिड। देखो सिंपल सी बात है, ये होते कहां हैं, तो ये होते हैं एक सेल के अंदर, समझना। अरे यार सुन, देखो पहले हम क्वेश्चन बता दें आज क्वेश्चन कौन कौन से, नहीं तुम आधे लोग भाग जाओगे समझाने लगूंगा तो लोग बोलो यार इंपॉर्टेंट नहीं है, चला जाता। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड में अंतर क्या होते हैं, जीन क्या होता है। सोचो यहां से आज जो देख करके गया ना, सच में अपने बच्चों को सिखाएगा वो, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इसके बाद मनुष्य में लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, वाह बेटा, ये दोनों बिल्कुल चीड़ के पढ़ाए दे तुम लोग का। इसके बाद आता है समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो अब समझते हैं कि ये सब होते कहां पे हैं, ये होता क्या। क्रोमोसोम तो अपन लोग को पता है ऐसा होता है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सब होते हैं कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर। जैसे एक रूम है, क्या है, रूम है, और रूम के बीच में लगा है अपन का कैमरा, ठीक है। बायोमन स्टूडियो के अंदर एक बायोमन का कैमरा रखा हुआ है, ठीक है। कैमरा को हमने माना न्यूक्लियस, क्रोमोसोम क्या माना, क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर, केंद्रक हो गया सेंटर कैमरा। सेंटर मान लो पंखा बीचों बीच रहता है ना, सेंटर पंखा। अब पंखा को समझो ये है केंद्रक, केंद्रक के अंदर ही होता है ये क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, समझ गए। अब ये होते क्या है, केंद्रक के अंदर ये रहता है, मतलब ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। सबसे पहली बात कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड होते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं क्रोमैटिन क्या होते हैं। जब कोशिका बनती है, कोशिका की जो स्टेज होती है, ठीक है, तो ये केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जैव पदार्थ होता है जो लक्षणों का स्थानांतरण करता है। ये क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, लक्षणों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। ये जैव पदार्थ होता है जो लक्षणों का स्थानांतरण करता है। क्या होता है, एक जैविक पदार्थ होता है, जैव पदार्थ होता है, ठीक है, जैव पदार्थ होता है, ठीक है। क्लियर है, क्रोमैटिन क्या होगा। अब आओ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम भैया देखो डिफिनीशन के तौर पर बाकी समझा दियो, क्रोमोसोम ये सेंट्रोमियर हो गया और इसके एक पार्ट को बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है।
क्रोमोसोम ऐसा बना होता है। अब देखो इस क्रोमोसोम के अंदर देखना जीन क्या है, यहीं से जवाब मिलेगा। ये क्रोमोसोम को जब इतना काटोगे, काट के खींचोगे, दोनों लोग मिलकर इसे खींचोगे, यार तू भी खींच मैं भी खींचो, ऐसे कर खींच, है ना। अब खींचोगे, अब इसे खींचोगे तो ऐसे ऐसे होगा। अबे यार ये तो डीएनए है, पढ़ा रखे हो, ये डीएनए है, ठीक है। अरे सही देख रहे हो यार तुम लोग, तुम्हारी आंखें तुम्हारी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, है ना। लेकिन तुम लोग हो बड़े बंदर आदमी, बंदर सी शकल के हैं। देखो तो ये हुआ डीएनए, खींच लिए डीएनए। अब इसका हम ऐसे पकड़ के तुम लोग मिलकर ऐसे इसको खींच लिए, तो ये हुआ डीएनए। और जब डीएनए खींचोगे ना तो ये निकाल लिए, है ना ये निकाल लिए, ये है बच्चे तुम्हारा जीन। क्या है? जीन, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम समझ गए। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमैटिन ही कोशिका विभाजन के समय लंबे धागे जैसी संरचना में विभाजित हो जाते हैं। ये जो क्रोमैटिन होते हैं ना, ये क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन जो होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, एक सेल दो सेल बनती, दो सेल चार सेल बनती, चार सेल आठ सेल बनती है, तब क्या होता है? तब ये जो क्रोमैटिन होता है पड़ा रहता है जैविक पदार्थ, ठीक है, जो लक्षणों का स्थानांतरण करता है, वो क्या होता है? वो क्रोमोसोम के अंदर बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही है, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर जीन उपस्थित रहते हैं। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम बदलता है और इसी कोशिका के अंदर जीन उपस्थित रहते इसी क्रोमोसोम के अंदर। बताओ क्लियर है कि नहीं? मैंने बताया ना चाचा, ये क्रोमोसोम है, ये जीन है। जीन किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। अब बीच वाला सेंटरवा जो जुड़ा होता है ना, वो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर। अब बचता है आखिरी पॉइंट, क्या है? क्रोमैटिड, ठीक है। ये देखो क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है? तो जब ये क्रोमोसोम हमने देखा चार प्रकार, चार टाइप के हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको हमने बोला सेंट्रोमियर। सेंट्रो एक कार होती है ना, सेंट्रोमियर। ये वाले जो देखो, ये बीच से अलग हुआ कोशिका विभाजन के दौरान, तो इधर वाला पार्ट जो हुआ वो हुआ क्रोमैटिड, ठीक है। रेड स्केच ले लूं। इधर वाला जो पार्ट हुआ वो हुआ क्रोमैटिड, ये हुआ इधर वाला पार्ट क्रोमैटिड। मतलब जब क्रोमोसोम कट के दो भागों में विभक्त हो जाता है तो क्या होता है? वो होता है क्रोमैटिड। बताओ क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है? क्लियर हो गया? अबे आवाज को क्या हुआ हमारे? हाँ अब क्लियर है है ना। चलो बताओ क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ गए? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्रोमैटिड क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान संरचनाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहां पे लिख देना कि कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, तो कोशिका के विभाजन के समय जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम ही है, गुणसूत्र है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर डीएनए भरे होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम, ये हो रहा है, जो कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोसोम होता है दो समान संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है? प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान संरचनाओं में विभक्त हो जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान संरचनाओं में विभक्त हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिड। देखो इस चैप्टर यहां से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ तुम लोग कर लोगे कि नहीं? बताओ। गुणसूत्र के बारे में कही दे तो यहीं से लिखना शुरू करना। 2 पेज लिख सकते हो ना? अब भूलोगे? नहीं भूलोगे। तुम्हारे टीचर भी तो पढ़ाए थे तुमको क्लास में, उनका काहे भूल रहे हो? ना एक लड़का कमेंट करता है, बोलता है सर अपने टीचर को इधर उधर का बोल रहा था, डाटा बट ऐसे थोड़ी ना बोलते, टीचर टीचर होता है, ठीक है। चलो बताओ, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए, मिटा दूं? मिटा देते हैं। अब बायोलॉजी इस बार मिशन 19 तोड़ना है बच्चे, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन था हमारा जीन। अरे यार जिनवा को मैं यही समझा देता लगता है,
अरे एक सेकंड ना बेटा, रुक जाओ, बस बस इसे मिटा दूं। मिशन 19 मिट गया अपना। यार मिशन 19 कौन कंप्लीट कर रहा है बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बार मिशन 19 है अपना। जीन क्या होता है? तो देखो, जीन कहां पाया जाता है पता चल गया ना। कोशिका, कोशिका के सेंटर में केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए का एक कटा हुआ भाग जीन, जीन की खोज जॉनसन। अब क्वेश्चन बोलता है जीन क्या होते हैं, बोलता है तुमसे कि अच्छा तो चाहो व्हाट इज जीन, जीन क्या होते हैं। तो जीन ना, जीन पर आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, तो जीन के अंदर आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अब आनुवांशिक लक्षण क्या हुआ, तो आनुवांशिक लक्षण आ गया हमारे, जैसे प्रत्येक जीवधारी की जीन के अंदर क्या होता है, तो प्रत्येक जीवधारी की, जीवधारी की, ठीक है, फिर प्रत्येक जीवधारी की शारीरिक संरचना, ठीक है, फिर इसके बाद उसका आकार कैसा बढ़ेगा, है ना, लंबा लंबा बन जाएगा, अंडे के आकार का बन जाएगा, बौना बन जाएगा, ठीक है। उसकी संरचना, आकार, आकृति, आकृति तथा मानसिक व्यवहार, ठीक है, तथा मानसिक व्यवहार, उसकी जो मानसिक व्यवहार होता है उसकी कोशिका में उपस्थित, उसकी कोशिका में उपस्थित जीनों के द्वारा होता है, कोशिका में उपस्थित जीनों के द्वारा होता है। अब मैं तुम लोग को समझा दिया, लेकिन लिखना भी बता रहा हूं ना, लिखना कैसे है इस चीज को। अगर आगे तो एक बच्चा बोला था सर आप लिखवाते नहीं, ठीक है, तो आप लिखना सीख लो अब, क्योंकि अब एग्जाम है ना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। इनको रिवीजन करके जाना, ये चीजें पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके बारे में देखो मैं तो इतना ही देता हूं, जीन की खोज, खोज के बारे में कभी पूछ लेता है तो जीन की खोज किसने की थी, जॉहन्सन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, जॉहन्सन। जीन क्या होता है, जीन के अंदर जीवधारी की, जैसे मेरे अंदर जो जीन है ना वो मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स का जीन क्या था कि इसका शरीर लंबा होना चाहिए, आकार हो गया, शारीरिक संरचना लंबा होगा थोड़ा सा, फिर इसका जो आकार होना चाहिए ना थोड़ा सा हैंडसम टाइप का होना चाहिए, जीन के अंदर लिख रखा था ना तभी तो हूँ। फिर आकार हो गया, फिर आकृति, बोला बिल्कुल मतलब अच्छी बॉडी वॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके मतलब बिल्कुल, है ना, देखो मैं ऐसे ही हूँ। फिर इसके बाद मानसिक व्यवहार, किसका जो ये दिमागवा है ना अच्छे से काम करना चाहिए अपन का, है ना, अभी लोगों से मिले, वो बच्चों को पढ़ाए, पूरे भारत में फेमस हो ही जाए, वो जीन के अंदर लिख के आया था, है ना, नहीं चाचा पढ़ाने का लिख के आया था, है ना, दिमाग से थोड़ा सा एक्टिव था मैं, ठीक है, ये नहीं आया था कि भैया लिख के आए हैं ऐसे चलोगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने अपने आप से बिल्डअप किया, ठीक है। तो ये चीजें हुई जीन के अंदर, क्लियर है। जीन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, बता रहा हूं, बोलना नहीं, बहुत पीट दूंगा। मनुष्य में दो लिंग संलग्न रोग क्या है, मनुष्य में पूछ रहा है दो लिंग संलग्न रोग, मनुष्य में लिंग संलग्न रोग, नहीं उसे लगा रहने दो यार, जाओ दे दो, अच्छा ठीक है, ठीक है। मनुष्य में दो लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, ठीक है। लिंग संलग्न रोग, सबसे पहली बात समझ लेते हैं, मतलब जो एसटीडी, सॉरी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, ठीक है, जो शादी के बाद फैलता है या सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं लिंग संलग्न रोग, मतलब जो लिंगों के द्वारा रोग फैलता है, लिंग संलग्न रोग फैलता है। पहला होता है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णरांधता, ठीक है। पहला क्या हुआ, तो पहला हुआ कलर ब्लाइंडनेस, वर्णरांधता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, COLOURBLINDNESS, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल बात करने वाले बच्चे। इसके बाद दूसरा आएगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये हुआ अपना हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, मिटा दे इसको नीचे वाला जीन वाला। चलो अब इन दोनों के बारे में यहीं पे बात करेंगे।
हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जिंदगी भर काम आने वाला है, देख लेना, ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस हमेशा तुमसे पूछा जाएगा। महामैराथन क्लास के अंदर आज कोई थकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा थक हार के बैठ नहीं जाएगा, है ना। मैं भी सोचो बिना आज का सुबह का खाना खाए हुए नाश्ता करके मैं भी क्लास ले रहा हूं आप लोगों की, ठीक है। थक के हारना नहीं है कि थक के हार के बैठ जाओ मुंह बना के, नहीं, गलत बात। सबसे गंदी बात होती है, दुनिया की सबसे गंदी बात होती है थक के बैठना, ठीक है। यार देखो, जिंदगी में सोने का वक्त तुम्हें बहुत मिलेगा, मर जाओगे ना तो उधर ही सोते रह जाओगे सब लोग, ठीक है। मरने के बाद पूरी जिंदगी सोने के लिए ही होती है। लेकिन अभी अपन लोग को काम करना है। मेरे हाथ में इंक गिर गया, है ना। अभी अपन लोग को काम करना है, तो जितना भी काम कर सको उतना कर लो, जितना भी कुछ कर सको उतना कर लो। नहीं तो फिर एक ना एक दिन देखो सबको मरना है, वही नॉर्मल जिंदगी तुम भी जी के निकल जाओगे, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना, हमेशा आगे बढ़ते रहो। क्लियर है? चलो अब अपन लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है अपने पास, वर्णरांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले इसके अंदर रंगों की पहचान नहीं होती है। और कौन से रंगों की पहचान नहीं होती है? तो लाल और हरे, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं होती है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। लाल और हरा रंग जो व्यक्ति नहीं पहचानता है उसको बोलते हैं तुम्हें वर्णरांधता हो गया है। और तुम्हें पता होगा कि ट्रेन में, ठीक है, रेलवे में लाल और हरे की पहचान करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसकी खोज 1876 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। कौन किया था? हॉर्नर ने। याद कर लेना, हमेशा पूछा जाएगा कौन किया था? हॉर्नर ने किया था। कब किया था? 1876 के अंदर। इसके अंदर होता क्या है? लाल और हरे की पहचान नहीं होती है, ठीक है। इसको प्रोटीन दोष या फिर डाल्टोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी रोग को बोलते हैं क्या? डाल्टोनिज्म, ठीक है। इसी रोग को बोलते हैं डाल्टोनिज्म। इसी को बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ठीक है। समझना, अगर तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कि डाल्टोनिज्म क्या होता है, ठीक है, तो भी बता देना। अगर वर्णरांधता पूछ रहा है तो भी बता दे। कलर ब्लाइंडनेस पूछ रहा है तो भी बताओ। अगर रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस पूछ रहा है तो भी बताओ क्या होता है, ठीक है। खत्म। चलो अब क्या होता है इसमें, समझ लो जीन के लेवल पर कैसे खेल होता है। इसका एक अप्रभावी जीन होता है। इसका जो अप्रभावी जीन होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेसेसिव जीन। क्या बोलते हैं? रेसेसिव जीन, ठीक है। अप्रभावी जीन, रेसेसिव जीन, इसका यक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये देखो यक्स क्रोमोसोम। अब देखो होगा क्या इसमें, महिलाओं का क्या होता है? महिला का क्या होता है समझना। महिला का होता है यक्स और यक्स, और नर का क्या होता है? यक्स और वाई। तो इसमें किसमें ज्यादा संभावनाएं होती हैं? ये अप्रभावी है। अगर दोनों के अंदर होगा तो प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। देखो अब समझो, यहां पे मेन समझना है, महिला के अंदर ये एक में होगा तो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, महिला कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, लेकिन उसके बच्चे हो सकते हैं। अगर ये महिला के अंदर दोनों यक्स पर स्थित है तो महिला वर्णरांधता से ग्रसित है, तो उसके सभी बच्चों में हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर है तो ये खाली महिला वाहक का काम करेगी, ठीक है, वेक्टर का काम करेगी, समझना। लेकिन अगर 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 नर के अंदर, एक पुरुष के अंदर यही यक्स गुणसूत्र पर एक वर्णरांधता का जीन उपस्थित है, वर्णरांधता के लक्षण हैं उसके अंदर, यक्स क्रोमोसोम के अंदर, तब चाचा, ये जो चाचा है ना, ये चचवा, इसको वर्णरांधता हो गई। इसको वर्णरांधता कहां से मिला? ये महिला से मिला, क्योंकि ये महिला जिस महिला से शादी किया था उस महिला के अंदर कोई भी रोग का लक्षण नहीं था, लेकिन वो एक वाहक थी, वो एक वेक्टर थी। और किस चीज का वेक्टर थी? तो वर्णरांधता का वो वेक्टर थी। इसीलिए ये वर्णरांधता रोग, महिलाएं सिर्फ इसकी वाहक होती हैं, ठीक है, लेकिन ये पुरुषों के अंदर हावी हो जाता है, पुरुषों के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बताओ।
समझ गए ना। तो ये वर्णांधता रोग ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, तो ज्यादातर ये अधिक पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये यक्ष गुणसूत्र पर स्थित रहता है और वाई गुणसूत्र पर इसके युग्म विकल्पी का अभाव रहता है। वाई गुणसूत्र पर इसके युग्म विकल्पी जो है उसका अभाव रहेगा, मतलब हाँ थोड़ा थाड़ी रहेगा, बाकी पूरा लक्षण प्रकट कर देगा। ये हुआ आपका हीमोफीलिया, वो सॉरी कलर ब्लाइंडनेस खत्म। ठीक है, यहां से एमसीक्यू बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 4 डालो, क्योंकि ये मैराथन क्लास है आज की। ठीक है, आज की बच्चे ये मैराथन क्लास है, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी में जितने भी नंबर, बायोलॉजी मतलब 20 के 20 पूरे नंबर लेकर आएंगे अपन लोग। ठीक है, देखो क्लास 10th साइंस के, क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा और वही प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अपलोड है। ठीक है, वहां पर जाकर के आप लोग देखो उन चीज को। क्लियर है, चलो आगे आओ। आगे आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की खोज किया था हेल्डेन ने, हीमोफीलिया हेल्डेन। ठीक है, हेल्डेन। ठीक है, हीमोफीलिया कहां मिला, तो हीमोफीलिया इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में मिला। ठीक है, इसलिए इस हीमोफीलिया को क्यून डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्यून डिजीज, हीमोफीलिया की खोज हेल्टन ने किया था और इसको क्यून डिजीज बोलते हैं क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में मिला था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, हमारा ये लगा कट, अरे यार ब्लैक से लगा दिया यार, मतलब हमारा ब्लड ब्लैक थोड़ी ना, ये देखो रेड से ये लगा है कट, हमें खून निकलने लगा यार, खून निकलने लगा, अभी देखो देखो खून निकलने लगा। अब देख रहे हो हमें सूख गया यार, सूख गया, खत्म। कैसे खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो रक्त को स्कंदित करने वाले जो फैक्टर हैं वो थे। अब मेरे को है हीमोफीलिया, है ना, है हीमोफीलिया, समझ लो। अबे है नहीं, झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे है सबको बताने लगो कि भाई ओमन सर को हीमोफीलिया है वे कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो होता क्या, तुमने लगा दिया कट, खून निकलता जा रहा है, सिट निकल रहा है यार, हटा हटा निकल रहा है, पहुंच रहा हूं फिर भी निकल रहा है, पहुंच रहा हूं फिर भी निकल रहा है। अबे यार कब तक निकलेगा खून, इसका बंद ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर को कॉल किया, भाई डॉक्टर बता इधर यार अमन सर की खून निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, क्या करेगा। डॉक्टर ने बोला साले उसको कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है, ब्लड चेक किया उसका, बोला ब्लड तो चेक ही नहीं किया, बोला पगले उसको हीमोफीलिया है, उसका खून निकलता रहेगा, वो मर जाएगा। समझ गए हीमोफीलिया में क्या होता है, खून निकलता रहता है। ठीक है, और खून तब तक निकलता है जब तक शरीर से खत्म नहीं हो जाता। इसलिए ऑपरेशन करने से पहले ना लोगों का हीमोफीलिया वाला जांच करवा लेते हैं ब्लड के अंदर, किसके कहीं हीमोफीलिया का वाहक तो नहीं है। और सेम प्रोसेस हीमोफीलिया का जो अप्रभावी जीन ना बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, वो यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है और हीमोफीलिया की महिलाएं ना वाहक होती हैं, वेक्टर की तरह कार्य करती हैं, और वो वायु गुणसूत्र पर उसका युग्म विकल्पी का अभाव होता है। और ये हीमोफीलिया अधिकतर किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये अधिकतर नर के अंदर देखने को मिलता है, अधिकतर पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि हीमोफीलिया और वर्णांधता ज्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है, तो हीमोफीलिया और वर्णांधता ज्यादातर पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब डॉक्टर ने बोला भाई उसको हीमोफीलिया है, अब तो वो गया, अब तो लो रोना गाना शुरू है, भैया अब हमको पढ़ाएगा कौन, है ना, यहाँ मेरी जान की पड़ी है, मेरे पर तो कोई फर्क नहीं है ना। जल्दी से लाइक लगाओ, लाइक करो जल्दी से, समोसे लाइक करो तो जल्दी से लाइक करो। अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया उस रानी के अंदर, विक्टोरिया के अंदर आया कैसे, तो हीमोफीलिया ना उत्परिवर्तन के कारण से आया था। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये लक्षण आया था। ठीक है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये हीमोफीलिया आया था, किसके अंदर, महारानी विक्टोरिया के अंदर। और इसके जीन को, ये जो इसका जीन है ना हीमोफीलिया उत्पन्न, रोग उत्पन्न करने वाले का जो जीन, ठीक है, वो यक्ष गुणसूत्र पर तो स्थित रहता है, लेकिन इसके जीन को, या इसका जीन कहां पे स्थित रहता है, यक्ष गुणसूत्र पर स्थित रहता है। ठीक है, और इसके जीन को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक
फिलिक ग्लोबुलिन जीन ये बोलते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बड़े में आएगा आगे चल के। और क्या है, और हीमोफीलिया के अंदर रक्त लगातार बहता रहता है, यानी कि रक्त का स्कंदन जो है, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर। और रक्त को स्कंदित करने वाले जो फैक्टर हैं आगे पढ़ोगे वो हैं जैसे VIII अपना, इसके बाद IX या XI, ये होते हैं कारक, ये कारक रक्त को स्कंदित करते हैं। लेकिन जिसके अंदर हीमोफीलिया रहता है उनके अंदर ये कारक नहीं होते हैं, VIII, IX या XI कारक नहीं होते, जिसके कारण से उसका ब्लड नहीं क्लॉट होता है, ब्लड नहीं जमता है। और जब उसका ब्लड जमेगा नहीं चाचा तो क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है, उसको हो जाएगा ये रोग। क्लियर है। और इसका जो एलील होता है, ये जो एलील ही होता है इसको एलील बोलते हैं, ठीक है, इसका एलील वाई गुणसूत्र पर नहीं उपस्थित होता है, ठीक है। या पुरुषों में केवल यक्स गुणसूत्र होने पर, देखो पुरुषों के अंदर यक्स में जाएगा तो प्रभावी हो जाएगा, वाई में होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रेसेसिव जीन उसके अंदर हीमोफीलिया उत्पन्न कर देगा। और स्त्रियों में जब हीमोफीलिया होगा जब दोनों गुणसूत्र पर हो, ठीक है, यक्स एक्स दोनों पर हो तभी उसके अंदर हीमोफीलिया होगा। लेकिन इस स्त्रियों के अंदर लगभग एक गुणसूत्र पर होता है और उनको हीमोफीलिया का लक्षण प्रकट नहीं होता है। जब उनका बच्चा होता है, आगे बच्चा बढ़ता है, तब उसके अंदर बच्चों के अंदर हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो वाहक थी, वेक्टर थी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन एक आता है समयुग्मनजी क्या होता है और विषम युग्मनजी क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहां पे थोड़ा समझा देता हूं, इधर ही पहले लिख लो इसको, आप लोग समझा दूं। चलो आगे आओ इधर ही। मेंडल के नियम में पढ़े थे, देखो मेंडल का नियम याद करके जाना। कौन सा नियम, मेंडल का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे अच्छा नियम मेंडल का नियम है ना। 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवहन का नियम, तीनों रट के जाना, ठीक है। एग्जाम में फाड़ के आना, मिशन 19 को कंप्लीट करना है अपने को। पहला क्वेश्चन आ जाओ, समयुग्मजी क्या होता है। समयुग्मजी, सम मतलब समान, जिसके दोनों एलील, ठीक है, जिसके जीन के दोनों एलील जब समान होते हैं उसको समयुग्मजी बोलते हैं, ठीक है। जब जीन के दोनों एलील, जीन क्या होता है, जीन हमने जैसे देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये जीन हुआ हमारा। जीन के दोनों एलील समान हो तो उसे समयुग्मजी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और विषम युग्मजी क्या होता है, उल्टा कर दो, विषम युग्मजी क्या होता है, जब जीन के दोनों एलील असमान हो, ठीक है, दोनों एलील क्या हो, असमान हो, लिख लेना। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुए, ठीक है। ये दोनों एलील समान है, देखो कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। इधर कैपिटल टी भी एक एलील कैपिटल टी, दूसरा एलील कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों समान है, सभी समान है। लेकिन ये नीचे वाले क्या है, ये असमान है, इनके जीन के दोनों जो एलील है ना वो असमान है, ये एलील असमान है और ये भी एलील आपका असमान है। इसको बोलते हैं विषम युग्मजी, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फाइनली बायोलॉजी की आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। और बायोलॉजी की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के वीडियोस को देखो जल्दी से, ठीक है। रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं, रुकना नहीं, 4 तारीख तक मेहनत कर लेना है, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फाइनली आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।